Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Morning. So, after successful completion of limits, we are now at derivatives. As we know, चैप्टर का नाम क्या था? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स. आप चैप्टर की हेडिंग खोल के देखो तो चैप्टर का नाम क्या है? लिमिट्स एंड derivatives. So, we have successfully completed this portion. This portion we have successfully completed. Over. Now we are at दिस पोर्शन डेरिवेटिव्स. है क्या, कैसे निकलता है, सारी बातें सीखनी है ना. जहां समझ नहीं आया रोकना, पूछना. डेरिवेटिव्स ही हमारा सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलस का. जहां से अगले साल की कैलकुलस शुरू होगी. यहाँ खत्म हो रही है इस साल की कैलकुलस, तो अगले साल ऑब्वियसली यहाँ से शुरू होगी. लिमिट्स निकालते कैसे हैं, बस उतना पता होना चाहिए. लिमिट्स की जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो अगले साल जरूरी नहीं है. लिमिट्स की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, लिमिट्स होती क्या है, ये क्यों बन के आई, ये जरूरी नहीं है. निकालते कैसे हैं, बस वो तरीका पता होना चाहिए. जो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने सीखे, वो जैसे हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए ना, बस ये क्वेश्चंस करने आने चाहिए. बस इतना ही है अगले साल. तो अगले साल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए डेरिवेटिव्स की, जो समझ में नहीं आती, क्योंकि टीचर हमेशा डेरिवेटिव्स को आज जहाँ खत्म किया है कल उसी से के बाद से स्टार्ट कर देता है. तो कल कहाँ खत्म किया था? बाहुबली पार्ट 1 का खत्म हुई थी, वो नहीं पता तो बाहुबली पार्ट 2 का इंट्रोडक्टरी पार्ट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको. अगर सर मूवी के स्टार्टिंग में रिकैप बता देता है, रिकैप मैं भी बता दूंगा, लेकिन रिकैप और पूरी मूवी में डिफरेंस होता है. तो अभी पूरी मूवी चल रही है, ढंग से देखो. रिकैप भी बताएंगे अगले साल, बट रिकैप फिर अच्छे समझ में आएगा अगर पूरी मूवी ढंग से समझिए. समझे क्या? ओके, सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग डेरिवेटिव्स टू यू. ध्यान से सुनना. लेट अस टेक एन एग्जांपल. आप ड्राइव कर रहे हो, लेट अस सपोज करो. ठीक है ना, आप ड्राइव कर रहे हो और आप यहाँ से निवाई से जयपुर की ओर ड्राइव कर रहे हो, राइट? ठीक है, फ्रॉम निवाई टू जयपुर. ओके. और आपने हम कभी भी कहीं जाते तो हम हमारे माइंडसेट में एक फिक्स कुछ पैकेज बना लेते हैं कि इतने टाइम में मैं इधर पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी. उस स्पीड से मैं गाड़ी चला लेती हूँ, उस टाइम पे मैं निकल लेती हूँ. ऐसा हम हमारे दिनचर्या को सेट कर लेते हैं. आप ही करके निकले. आप सपोज करो आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम में आपको जयपुर पहुंचना है, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में. आपको कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट या एनीथिंग यू वांट, कोई मीटिंग है आपकी, यू आर ए बिजनेसमैन, तो आपको वहां जाना है. बट आपने ये रियलाइज किया कि आप अपनी धुन में चल रहे थे. आपने सोचा था मैं गाड़ी स्लो ही चलाऊंगी, स्लो ही चलानी चाहिए, 60 की स्पीड में चलाऊंगी, एवरेज स्पीड, माइलेज भी अच्छा देगी गाड़ी. आप उसी स्पीड में चल रहे हो, लेकिन अचानक आपने एनालाइज किया कि यार मैं लेट हो रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, कॉल भी आ गया. और किसी भी कारण से लेट हो जाते हैं. हम कई बार सोचते हैं कि 60 की स्पीड से हम पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, ब्रेकर भी आता है, गाड़ी रुकती भी है, तो 60 की स्पीड मैनेज नहीं हो पाई, 40 की मेंटेन हो पाई. तो आपने देखा यार टाइम काफी हो गया, अभी तो मैं चाकसू भी नहीं पहुंची हूँ. तो आपने गियर शिफ्ट किया. क्या किया? गियर शिफ्ट किया. चाकसू के बाद, कोथुन के बाद आपने क्या किया? आपकी गाड़ी 60 से 70 में डाली. फिर आपने देखा अभी और लेटर ही हो, तो 70 से 80 में डाले. फिर आप टोल नाके पे पहुंच के आपने देखा यार आपका, अब आपने मैनेज कर लिया, वापस आप 60 पे आ गए. तो ये सब एडजस्टमेंट्स हम करते हैं ही नहीं करते हैं. सपोज करो कोई दूसरा पर्सन जयपुर आपका वेट कर रहा है, आपको बार बार कॉल कर रहा है कि कहाँ पहुंची, अब कहाँ पहुंची, अब कहाँ पहुंची, अब कितना टाइम लगेगा, ये सब वो मैनेज कर रहा है. तो ये सब एडजस्टमेंट जब अपन करते हैं तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो आप चेंज कर रहे हो, अभी मैं एक एग्जांपल भी लेता हूँ. जो आप चेंज कर रहे हो, चेंज इन स्पीड कर रहे हो, उसकी स्पीड क्या है? चेंज इन स्पीड की स्पीड क्या है? किस स्पीड से आप आपकी स्पीड बदल रहे हो? अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मैं ऐसे मान लेता हूं कि आपकी स्पीड एक फंक्शन है, एक्स क्यूब नाम का. एक एग्जाम्पल लिया है, आपकी जो स्पीड ऑफ कार है वो एक फंक्शन है एक्स क्यूब नाम का, है ना. जहां पे एक्स जो है वो टाइम है, एक्स जो है वो टाइम है. भाई 1 घंटे में आपकी स्पीड 1 क्यूब, 2 घंटे के बाद आपकी स्पीड स्पीड 2 क्यूब, 3 घंटे के बाद आपकी स्पीड 3 क्यूब. तो इसको एक टेबल बना लेता हूं मैं, एक्स एफ एक्स. ठीक है. एक्स जब 1 था तो एक्स क्यूब क्या होगा? 1 क्यूब यानी 1. एक्स जब 2 होगा तो एक्स क्यूब क्या होगा? 2 क्यूब यानी कि 8. एक्स जब 3 होगा तो एक्स क्यूब क्या होगा? 27. एक्स जब 4 होगा तो 4 क्यूब क्या होगा? 64 होगा. होगा ना. एंड सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लो, 5 पे भी ले लो. एक्स जब 5 होगा तो एक्स क्यूब क्या होगा? 125. सॉरी 5, 5 तो 125. ठीक है. तो शुरू के 1 घंटे में आपकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी. जैसे ही आप 2 घंटे पे आए तो आपने स्पीड बढ़ा दी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी. फॉर एग्जाम्पल 5 घंटे की कोई जर्नी इस तरीके से मान लो. जब तीसरे घंटे में पहुंचे तो आपकी स्पीड इतनी थी, चौथे घंटे में आपकी स्पीड इतनी थी,
और 5वें आखिरी घंटे में जल्दी हो जाती है पहुंचने की, जल्दी पहुंचे तो आप 125 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है ना। उसी एग्जाम्पल को अपन ने एक मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया, जो अभी मैं एग्जाम्पल बता रहा था कि ऐसा हो गया, उसको एक मैथमेटिकल रूप दे दिया आपने। अब मैंने कहा आपने स्पीड बढ़ाई है, चेक करो कितनी बढ़ाई है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 7 लिख देता हूँ अभी के लिए। 7 की स्पीड से आपकी स्पीड बढ़ी है, ये स्पीड है लेकिन ये स्पीड भी बढ़ी है, किस स्पीड से, 7 की। चेंज, चलो चेंज की बात करने, कितना चेंजेस किया आपने, 7 का। कितना चेंजेस किया, 19 का। कितना चेंजेस किया, जो भी आएगा बताओ, 7, 37। अभी कितना चेंजेस किया आपने, 36 एंड 25 कर दो, 46, 56, 61 का चेंज करो, राइट। अब सुनो, ये है चेंज इन स्पीड, ये है चेंज इन स्पीड। तो आप देखो आपका डिफरेंस जो है वो क्या सेम स्पीड में चेंज हो रहा है, उसकी भी स्पीड अलग है, उसकी भी स्पीड अलग है या नहीं है। अगर ये क्यूब की जगह एक्स होता ना, तब इसकी स्पीड सेम होती। लीनियर फंक्शन में तो बराबर बराबर गैप होता है, क्वाड्रेटिक में नहीं होता, क्यूबिक में नहीं होता। जितना फिर हम पावर बढ़ाएंगे इसकी, उतना गैप की स्पीड बढ़ जाएगी, उतना गैप की स्पीड बढ़ जाएगी। अगर हम लीनियर फंक्शन करें 1 पे 1, 2 पे 1, तो उधर भी एक एक का गैप, इधर भी एक एक का गैप। तो देखो चेंज इन टाइम तो एक एक घंटा ही था हर जगह था, लेकिन चेंज इन स्पीड जो है वो अलग अलग है, और वो भी कांस्टेंट नहीं है। 7 था तो इधर भी 7 होनी चाहिए थी, 7 7 7 से बढ़ता, 19 थी तो 19 19 19 से बढ़नी चाहिए थी, तो ये भी बढ़ रही है। अब मैं आपसे पूछूं कि 3 घंटे के बाद आपने, ये तीसरा घंटा जब चल रहा था, तब आपने स्पीड किस स्पीड से बढ़ाई, तो आप कहोगे 37 की स्पीड से मैंने स्पीड बढ़ा दी, 19 से मैं 27 से मैं 64 पे शिफ्ट हो गया। 27 घंटे की रफ्तार से मैं 3 घंटे के बाद चल रही थी, और चौथा घंटा जैसे स्टार्ट हुआ तब मैंने स्पीड 64 की कर दी। तो 3 घंटे वाले पॉइंट पे आपने स्पीड बढ़ाई 37। सिमिलरली मैं पूछ सकता हूँ 2 घंटे वाले पॉइंट पे आपने बढ़ाई स्पीड 19। सो दिस इज चेंज इन स्पीड, दिस इज चेंज इन टाइम, दिस इज चेंज इन स्पीड, दिस इज चेंज इन टाइम। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज इन वाई। अगर मैं इसको एक 2D ग्राफ में डिपेक्ट करूं तो चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। अगर मैं इसको 2D ग्राफ में डिपेक्ट करूं तो एक्स एक्सिस पे मैं टाइम रख दूंगा, 1 2 3 4, और वाई एक्सिस पे मैं स्पीड रख दूंगा। एक पे चेंजेस 1 था, वाई पे चेंजेस 2 पे चेंजेस 8 का था, मतलब 2 पे स्पीड 8 की थी, तो ये एक ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। अभी अगर इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम की बात करें तो चेंज इन स्पीड, चेंज इन विद द वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई तो होता है बेटा, होता है ना। तो चेंज इन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 2D ग्राफ में रखूं तो एफ एक्स को वाई बोलते हैं, तो चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, यही डेरिवेटिव है। सो डेरिवेटिव इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज। क्या, रेट ऑफ चेंज, जो आप बदलाव कर रहे हो किस स्पीड से कर रहे हो। और बदलाव हमेशा दो क्वांटिटीज के रेस्पेक्ट में होता है। तो रेट ऑफ चेंज की भी अगर बात करें तो यही वाला फॉर्मूला, चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू चेंज। अब कोई ऐसे भी तो कह सकता है सर 2 से 5 का देखो, तो फिर इधर भी इससे इसका देखोगे। अब 125 माइनस 8 कितना हुआ, 117। तो अब डिवाइडेड बाय 1 थोड़ा ना करोगे, अब डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 3 करोगे। पहले तो डिवाइडेड बाय 1 1 1 1 1 कर रहे थे, क्योंकि 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 कर रहे थे। तो चेंज इन वाई अगर इतना ले रहे हो तो चेंज इन एक्स भी इतना लोगे, चेंज इन वाई इतना सा ले रहे हो तो चेंज इन एक्स भी इतना सा लोगे। इसको इससे डिवाइड करोगे या इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से डिवाइड करोगे। अब ये क्वांटिटी उस क्वांटिटी से मैच नहीं करेगी जो 3 - 2 से 27 - 8 डिवाइडेड बाय 3 - 2 से आ रही थी। ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से मैच नहीं करेगी। तो मेरे को 2 से 3 लेना चाहिए, 2 से 4 लेना चाहिए, 2 से 5 लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए आपको, ना तो 2 से 3 लेना है, ना 2 से 4 लेना है, 2 से 5 लेना है। बिकॉज अब डेरिवेटिव की एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, इस रेट ऑफ चेंज के बाद लग जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एक वर्ड लग जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये क्या चीज हो गई, जस्ट जस्ट 3 के बाद जो अगला अगला क्षण आया, 3 बज के 1 नैनो सेकंड पे बताओ आप क्या चेंज। मैं 3 से 4 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 से 5, 2 से 5 तो इतनी लंबी दौरान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं पूरी जर्नी की बात थोड़ा ना कर रहा हूँ। ये सपोज करो मैंने आपको कॉल किया, बेटा कहाँ पहुंचे, बोला कोथून। तो आप उसी टाइम रेट चेंज करोगे या आप थोड़ी देर के बाद करोगे, उसी टाइम करोगे ना। तो उस दौरान उस क्षण आपने क्या चेंज किया अपनी स्पीड में, वो है डेरिवेटिव।
तो नॉट रेट ऑफ चेंज समझाने के लिए था, एक्चुअली डेरिवेटिव्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब ये थोड़ा कचड़ बचड़ हो गया, अभी मैं पूरा कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस, उस मोमेंटरी पॉइंट पे आपने क्या रेट ऑफ चेंज किया अपनी स्पीड में, या जो भी क्वांटिटी हम ले रहे हैं। तो मेरे को 2 से 3 नहीं देखना, मेरे को 2 से 3 नहीं देखना, मेरे को 2 से बस 2.00000 एक छोटी सी क्वांटिटी एच होती थी, इस पॉइंट पे देखना है। डिफरेंस भी मेरे को 2.001 -2 करना है, इतना सा डिफरेंस करना है। चेंज इन एक्स केवल इतना सा है, चेंज इन एक्स 2 से 3 नहीं है, चेंज इन एक्स बस वो है 0.0000001। और चेंज इन वाई फिर जो भी होगा 8 से कितना बड़ा वो आपको निकाल, तो जितना भी बड़ा वो 8 से, वही आपका डेरिवेटिव है। जब आप 2 से 2.0000001 पहुंचे, तब आपकी 8 की स्पीड कितनी बड़ी, वही डेरिवेटिव है। तो नॉट रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। 2 से 3 में तो 19 बढ़ गई, तो क्या 19 डेरिवेटिव है? नहीं, ऐसे तो डेरिवेटिव हर बार अलग आएगा, 2 से 4 में लगाएगा, 4 से। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जब 2 से आप 2.0000001, वो छोटा सा एच वाला नंबर जो हम ऐड करते हैं, उस पॉइंट पे आप पहुंचे, उस समय चेंज ऑफ स्पीड क्या थी, वही डेरिवेटिव है एट पॉइंट 2। अच्छा, हर एक पॉइंट पे अलग अलग डेरिवेटिव आएगा, 2 पे अलग आएगा, फिर 3.00001 पे क्या था, 27 प्लस समथिंग होगा, फिर 4.00001 पे क्या होगा, 64 प्लस समथिंग होगा। तो हर बार रेट ऑफ चेंज क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो सबसे पहली चीज आप ये याद रखोगे कि रेट ऑफ चेंज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट अ पॉइंट, एट ए पॉइंट। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है, कहाँ गिरा यार वो, दिखा था तो डेरिवेटिव इज ऑलवेज टॉक्ड अबाउट एट ए पॉइंट। मैं कहूंगा इसका डेरिवेटिव बताओ, तो आपका सवाल होगा किस पॉइंट। जैसे लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट ए पॉइंट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स समथिंग, तो उसी तरीके से डेरिवेटिव इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एट ए पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है सारी बातें? थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइज कर दें, नहीं तो फिर ज्यादा गचड़ बचड़ हो जाएगा। द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट अ पॉइंट, उस पॉइंट को मैं ए मार्क कर देता हूँ हाल फिलहाल सिंपल रखने के लिए, इज सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। ए पॉइंट पे एफ एक्स का रेट ऑफ चेंज, एफ एक्स का रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। एक्स जिस रेस्पेक्ट में बदल रहा है, एफ एक्स किस रेस्पेक्ट में बदल रहा है, उस पॉइंट पे, उस ए पॉइंट पे, वही डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट माना जाएगा, वही वैल्यू डेरिवेटिव एट ए पॉइंट माना जाएगा। अब इस डायग्राम को देखो, ये है x इक्वल टू ए एक पॉइंट, ये है x इक्वल टू बी एक पॉइंट। तो ये हो जाएगा मेरा फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू ए, ये हो जाएगा मेरी फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू बी, और इससे मिलता हुआ एक ग्राफ बन गया, बन गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a कोमा एफ ऑफ ए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे b कोमा एफ ऑफ बी। फंक्शन भी डिपेंड करता है वो एफ ऑफ बी कैसा फंक्शन है, एफ ऑफ ए। ठीक है, अब मैंने अगर इस a से b की एक लाइन जोड़ दी, a टू b, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड दिस कर्व इज अ सीकेंट, यस और नो? नो सॉरी, उल्टा बोल दिया, ये ए बी एक सीकेंट है इस कर्व के लिए। सीकेंट क्या होती है, कर्व को 2 पॉइंट्स पर काटती है। तो ये ए बी जो लाइन सेगमेंट है इस कर्व के लिए सीकेंट का काम कर रही है। अब आप अभी अभी स्ट्रेट लाइन पढ़ के आए हो कुछ दिन पहले, तो मुझे बताओ लाइन सेगमेंट ए बी का स्लोप कैसे निकालते हैं? वो तो एंगल नहीं पता मुझे, मुझे ये पॉइंट 2 पॉइंट्स पता है, एफ ऑफ बी, इसके हिसाब से बता रहे हो आप, है ना, डिवाइडेड बाय, और अभी अभी मैंने डेरिवेटिव भी यही बताया। सो डेरिवेटिव इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ द सीकेंट मैट टू द कर्व। आपको इस पॉइंट पे डेरिवेटिव चाहिए, तो आपने चेंज कहां तक किया वहां तक की सीकेंट बनाओ। अब इस ए बी की जो स्लोप होगी, यही तो डेरिवेटिव है। बट प्रॉब्लम यह है कि सर ये आप गैप ज्यादा ले रहे हो, आपने भी इंस्टेंटेनियस का है, तो अभी इंस्टेंटेनियस जब मैं चेंज करूंगा तो बी को थोड़ा नजदीक लाऊंगा, फिर थोड़ा और नजदीक लाऊंगा, फिर थोड़ा और नजदीक लाऊंगा, ये समझाने के लिए थोड़ा गैप रखा मैंने, थोड़ा और नजदीक लाऊंगा। एक्चुअली बिल्कुल ए के मिला दूंगा, बिल्कुल इतना मिला दूंगा कि ए और बी मर्जी हो गए, तो ए और बी मर्जी हो गए तो सीकेंट बिकम्स टेंजेंट, यस और नो? So derivative is the slope of tangent, not slope of secant. Slope of secant तो फिर उसकी डेफिनेशन को जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि इतना गैप नहीं चाहिए, समझाने के लिए कहा था मैंने पहली बात। अब क्या कहूंगा, डेरिवेटिव एट पॉइंट ए इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ए। आपको किसी कर्व का इस पॉइंट पे डेरिवेटिव चाहिए, आप इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ और इस टेंजेंट का स्लोप निकालो। क्या निकालो? स्लोप। ये स्लोप ही इस कर्व का डेरिवेटिव है इस पॉइंट पे। आपको इस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, उसका स्लोप निकालो।
समझ गए क्या? तो डेरिवेटिव की दो सिंपल डेफिनेशन हमेशा जिंदगी में याद रखना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या? कोई भी जो भी अलग अलग डॉट्स के अलग अलग सीकेंट पे, कर्व पे, कर्व पे अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट्स बनेगी ना। टेंजेंट क्या होती है? जो बाहर से छू के निकले, ऐसे ऐसे ऐसे। तो तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग डेरिवेटिव है ना। मैंने क्या कहा, डेरिवेटिव हमेशा एक पॉइंट पे डिफाइन होता है। पूरे कर्व का एक डेरिवेटिव थोड़ी ना होगा वैल्यू वाइज, फंक्शन वाइज तो एक हो सकता है लेकिन वैल्यू वाइज एक नहीं होगा। जैसे इसमें डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज 2 की आ रही है, इसमें 3 की आ रही है, 10 की आ रही है, 25 की आ रही है, 30 की आ रही है। तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट बन रहा है और टेंजेंट अलग अलग है तो स्लोप भी अलग अलग है। ये आगे जाके अलग एंगल बनाएगा, आगे जाके अलग बने, तो सब लोग अलग अलग एंगल बनाएंगे तो सबका अलग अलग स्लोप है ना। समझे क्या? ठीक है। अभी वो जो मैंने बताया ना बी को थोड़ा नजदीक लाएंगे वो नीचे है, पर अभी मैंने थोड़ा सा इधर ही बता दिया। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार इसको। रेट ऑफ चेंज इन एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना बदला? इतना। एक्स कितना बदला? इतना। दिस डिवाइडेड बाय दिस इज डेरिवेटिव। तो चेंज इन एफ एक्स को वाई भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। चेंज इन एफ एक्स कितना है इस फिगर के हिसाब से? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। चेंज इन एक्स कितना है इस फिगर के हिसाब से? बी माइनस है। तो देखा जाए तो ये कई करीब करीब डेरिवेटिव है, लेकिन बस इसके आगे इंस्टेंटेनियस लगाना है। इंस्टेंटेनियस लगाना है तो ये लिमिट बन जाएगी, लिमिटेबल वैल्यू बन जाएगी, उसमें एच इंट्रोड्यूस हो जाएगा क्योंकि बी के ए के जस्ट बाद वाला फंक्शन देखेंगे, माना। अभी नीचे करके दिखाते हैं। ठीक है। ऑल्सो लाइन सेगमेंट ए बी का स्लोप भी तो यही है। तो हमने यहाँ पे कंक्लूड किया कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। कोई कहे कि ए से बी जाते टाइम जो रेट ऑफ चेंज बनता है उसका अर्थ क्या है, तो आप कह देना ए बी लाइन सेगमेंट का स्लोप है इसका अर्थ, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग। अब ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन आ रहा है, फाइनली फॉर्मूला निकल के आ रहा है बेटा, है ना। इंस्टेंटेनियस लगा रहा हूं मैं, है ना। तो अब मैंने क्या करा, ए से बी ज्यादा गैप नहीं है, एच का ही गैप है, बहुत पास है ये इसके। अब बिल्कुल इतना ही पास बना दूं तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ा गैप बनाया मैंने, लेकिन ये है बड़ा पास। जीरो इसकी वैल्यू आप जानते हो, एच की वैल्यू लिमिट्स पढ़ के आया होगा ना। तो जब ये इतना ही पास है तो इसको फिर मैं बी नाम नहीं दे रहा हूं, इसको ए प्लस एच नाम दे रहा हूं। भाई कल तक मैं इसको ए इसको बी नाम दे रहा था क्योंकि थोड़े दूर थे। अभी ये है ही इसके इतना पास कि एच का ही गैप है, तो अगर इसको ए नाम दे दे तो वो ए प्लस एच दे दो ना सीधे ही, सीधे ए प्लस एच दे दो। अब अभी अभी आपने फॉर्मूला क्या सीखा बोलना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय, आज की तारीख में बी क्या है? एक्स प्लस ए प्लस एच। तो देखो ए प्लस एच ये सेम, बी क्या है? माइनस ए से गया, यहाँ पे एच क्या है? टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। खत्म कहानी। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट ए। एक ए नामक पॉइंट पे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। फॉर्मूला इज लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच, जस्ट ए से अगला फंक्शन की वैल्यू माइनस ए पे फंक्शन की वैल्यू डिवाइडेड बाय ये एच। ये सीखा है, यही हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन भी है। ठीक है, क्लियर? ठीक है ना। तो क्या किया हमने इसमें, ये एच गैप है, इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए कोमा एफ ऑफ ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ए प्लस एच ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और कोमा एफ ऑफ ए प्लस एच ये वाई कोऑर्डिनेट है। अब आप जब माइनस करोगे तो दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस करोगे, पर इतना गैप है ही नहीं, एच तो बिल्कुल टेंडिंग टुवर्ड जीरो वैल्यू है। तो हम क्या कर देंगे, उसके आगे लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? क्योंकि अगर हम वो ना लगाएं तो आंसर इनडिटरमिनेंट आएगा, क्योंकि है ही नहीं, तो मर्ज हो गए। मर्ज हो गया तो फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी ना, तो उसको कुछ डिटरमिनेट फॉर्म बनाने के लिए, कुछ वैल्यू निकालने के लिए हमने एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो की लिमिटेबल वैल्यू निकाल ली। ठीक है ना। इफ द चेंज इन एक्स इज वेरी 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 स्मॉल और चेंज इन एक्स इज एच वेयर एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ठीक है, देन लाइन सेगमेंट ए बी विल टर्न आउट टू बी टेंजेंट एट पॉइंट है, यस और नो। जो कल तक लाइन सेगमेंट ए बी थी अब वो ए पॉइंट पे टेंजेंट मानी जाएगी, अगर वो बी नजदीक आ गया, वो एच गैप बहुत ही छोटा सा गैप हो गया। ठीक है, समझ आया? तो क्या होगा, ये रिजल्ट्स बता रहा हूं, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि चेंज इन एक्स बहुत ही छोटा हो तो ऐसा हो जाएगा, लाइन सेगमेंट ए बी टेंजेंट एट टेंजेंट एट पॉइंट ए बन जाएगी, बन जाएगी। तो रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाएगा। कल तक जो रेट ऑफ चेंज था फ्रॉम ए टू बी, वो आज की तारीख में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो जाएगा, उस मोमेंट पर ही रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। कल थोड़ा गैप तो ले रहा था मैं, अब बिल्कुल ही गैप नहीं ले रहा हूं, तो रेट ऑफ चेंज की डेफिनेट का नाम बदल के क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज उसका नाम हो गया। समझ आया?
तो अब डेरिवेटिव निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए विल बी डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, और वी कैन से स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। कल तक जब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वर्ड नहीं लगा हुआ था तो टेंजेंट सीकेंट थी, टेंजेंट सीकेंट थी, और सीकेंट का नाम भी ए बी था क्योंकि बी कोई पॉइंट था वहां पे थोड़ा दूर। अभी सीकेंट ए टेंजेंट बन गई, टेंजेंट बन गई तो एक ही पॉइंट से पास होगी, वो एक पॉइंट ए होगा क्योंकि बी तो अभी कुछ है ही नहीं। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस जुड़ जाएगा, टेंजेंट सीकेंट का नाम टेंजेंट हो जाएगा। ये चेंजेस हुए जैसे जैसे मैंने उस बी को ए की तरफ लाके बहुत ही डिफरेंस बहुत ही छोटा कर दिया। तो वो जो स्टार्टिंग में हमको एक बहुत ही सरल सी चीज दिख रही थी, वो अब लिमिटेबल वैल्यू बन चुकी है। बी बिकम्स ए प्लस एच, बी बिकम्स ए प्लस एच, एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, ए माइनस ए कट गया। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है f of a plus h minus f of a, द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए का ये फॉर्मूला बन गया। और उसको डिनोट कराते हैं हम, आपने पढ़ा होगा बुक्स में भी, एफ डैश ए से। किससे डिनोट कराते हैं? एफ डैश ए से। एफ ऑफ ए तो फंक्शन की वैल्यू होती है ए पे, एफ डैश ए का मतलब होता है ए पे डेरिवेटिव की वैल्यू। दूसरा तरीका होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। तीसरा तरीका होता है एफ एक्स को वाई लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। और चौथा तरीका होता है वाई डैश, वाई डैश जैसे एफ डैश एक्स लगाते हैं अपन, तो वाई डैश लगा दो क्योंकि एफ एक्स को वाई लिख दिया ना आपने। भाई दो तरीके तो हैं एफ एक्स लिखने के, दो तरीके हैं एफ एक्स को वाई लिखने के। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर तरीका जो होता है वो एक ये होता है और एक ये होता है। ये ज्यादा पॉपुलर तरीके नहीं है, जिसमें ये तो बिल्कुल नहीं है, ये कभी कभी यूज होता है। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? बोलो। एक और तरीका है क्या नीचे? एक और तरीका है एफ डैश वाई को वापस एफ एक्स लिख दिया। हो सकता है कि आपके बुक्स में सारे तरीके नहीं हो, इनमें से कुछ तरीके नेक्स्ट ईयर आएंगे, तो अपन ने अभी कॉन्सेप्चुलाइज किया तो सारे तरीके अपन ने लिख दिए। मैंने क्या कहा, मोस्ट पॉपुलर तरीका क्या होगा, ये वाला या ये वाला। डी वाई बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स एट विच पॉइंट। आपने कहा था सर एक पॉइंट पे होता है ए पर। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं क्या? बोलो। और टाइम, टाइम नहीं है, ठीक। टाइम है, ओके। स्कूल नहीं आज, मतलब इतना कंफ्यूज क्यों है या नहीं है? ओके, छुट्टी है मतलब, या कर रहे हो? तो ठीक है, तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट कर लो जब है हमारे पास टाइम तो देखो, अब वापस में उसी एग्जाम्पल की तरफ चल रहा हूँ। 1 पे 1 था, 2 पे 8 था, 3 पे 27 था, 4 पे 64 था, 5 पे 105 था। तो चेंज की बात करते हैं हम, तो 7 7 और 19, 37 एंड 64, नहीं 61 61। ठीक है, अब मैंने कहा कि 1 पे चेंज क्या था, आपने कहा 7। एक छोटा सा एक टेबल बनाते हैं। 1 पे चेंज क्या था? 7। 2 पे चेंज क्या था? 19। 3 पे चेंज क्या था? 37। 4 पे चेंज किया था 61। उसके बाद आ गया, डेस्टिनेशन ही आ गया तो वो चेंज करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, 5 घंटे की जर्नी थी। ठीक है, ये हर एक घंटे पे आपने जो स्पीड में चेंजेस लाए वो था ये। तो मान लो कल को 10 घंटे की जर्नी है तो 10 घंटे पे अलग अलग बताओगे। और फिर आप तो इंस्टेंटेनियस और कह रहे हो, इंस्टेंटेनियस तो बहुत सारे टाइम इंटरवल्स हो जाएंगे, है ना। 10 घंटे 1 नैनो सेकंड पे अलग 10 घंटे 2 नैनो सेकंड पे अलग, 10 घंटे 3 नैनो सेकंड पे अलग। तो इतने सारे डेरिवेटिव्स होंगे क्या, या इतने सारे रेट ऑफ चेंज होंगे क्या? बिल्कुल होंगे तो सही, हर एक पॉइंट पे अलग अलग होंगे। तो जब हमको अलग 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 पॉइंट्स पे अलग 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 वैल्यू मिलती है, तो हम वो सारी वैल्यूज याद करने की बजाय उसको एक फंक्शन का रूप दे देते हैं। जैसे कि इसको, अब एग्जाम्पल को पेंडिंग छोड़ो, मैंने कहा बेटा आपको ना 1 पे 3 वैल्यू मिलती है, 2 पे 6 मिलती है, 3 पे 9 मिलती है, 4 पे 12 मिलती है, 5 पे आपको सर क्या पागलों की बात कर रहे हो, आप ऐसे कह दो ना कि एक्स पे 3x वैल्यू मिलती है, खत्म कहानी। एक्स पे 3x, एक्स पे 3x, एक्स पे 3x, ये फंक्शन बना दिया मैंने, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x। तो इन पांचों बातों को कंपाइल करने वाला एक फंक्शन डिफाइन हो गया। इधर भी तो हो सकता है सर, तो उस फंक्शन को कहते हैं एफ डैश। अब डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एज ए फंक्शन है ये, एज ए फंक्शन है। पहले हम क्या कर रहे थे बात, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, पर पॉइंट्स बहुत सारे हैं ना। तो एक ऐसा फंक्शन बताओ
जो उन सारे पॉइंट्स पे रेट ऑफ चेंज का एज ए फंक्शन रिप्रेजेंट करता हो, एज ए फंक्शन, जैसे वो 3x यहाँ पे एज ए फंक्शन है जो सब अलग अलग पॉइंट्स पे उस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एज ए फंक्शन को हम लिखते हैं एफ डैश एक्स। क्या लिखते हैं? और इसकी वैल्यू जो होती है वो सेम वही फॉर्मूला है, बस ए की जगह एक्स कर दो। ए प्लस एच कर रहे थे, एक्स प्लस एच कर दो। आप खुद सोचो, ए एक न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसका आंसर एक न्यूमेरिक वैल्यू निकल के आएगी। एक्स एक्स है, वेरिएबल है, तो उसका आंसर वेरिएबल निकल के आएगा। उसका आंसर मान लो निकल के आया 3x², सो 3x² एक फंक्शन है ना। उसका आंसर निकल के आया 7x3, वो एक फंक्शन है ना। तो अब जो अपन पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एज ए फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकली अभी हमने सीखा कैसे वैल्यू से फंक्शन, लेकिन प्रैक्टिकली उल्टा होता है। जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फंक्शन से वैल्यू निकालते हैं। जैसे अगर मैंने आपको कहा कि बेटा f'3 निकालो, f'3 निकालो, तो आप पहले f'(x) निकालेंगे और उसका जो भी आंसर आएगा, लेट्स से ये 3x² आंसर आया। अब आप x की जगह 3 पुटअप करेंगे, f'3 निकालोगे तो आप x की जगह क्या पुटअप करोगे? 3 × 3 का स्क्वायर। तो आप फंक्शन से वैल्यू डेरिवेटिव निकालोगे, वैल्यू से फंक्शन नहीं निकालते। हमने सीखा उल्टा है लेकिन हम निकालते हैं ऐसे, ओके। तो अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल था वो एक्चुअली वो नहीं था, अब आने वाला है, वो एज ए फंक्शन आता है। वो क्या आता है? एज ए फंक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एज ए फंक्शन, क्योंकि हर एक पॉइंट पे अलग अलग है तो एक फंक्शन बना देते हैं। तो ध्यान से सुनना, फंक्शन की बात हो रही है तो उसमें कुछ डोमेन भी होता है, कुछ रेंज भी होती है, सारी बातें होती है। उसको डिफाइन करते हैं हम। एफ मान लो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है? तो रियल का वो रियल फंक्शन होता है। रियल वैल्यू फंक्शन में तो वैल्यू उसकी, मतलब उसकी वैल्यू जो रेंज निकलेगी वो रियल निकलेगी। आउटपुट रियल होना चाहिए। तो एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है यहाँ पे, यानी उसका आंसर एफ एक्स का आंसर एक रियल नंबर आना चाहिए। तो एफ एक्स के डेरिवेटिव को f'(x) से डिनोट कराएंगे और आंसर में ये फंक्शन, मतलब उसका जो डेफिनेशन है या उसकी जो एक फॉर्मूला कह दूंगा, फॉर्मूला ये सेम है पहले वाला। यहाँ ए था तो यहाँ ए था और यहाँ ए था। अब फंक्शन का रूप दे दिया तो यहाँ x है, तो यहाँ x है, तो यहाँ x है। ठीक है। अभी मैंने कहा 1 से 3 आए हम, 2 से 6 आए हम, 3 से 9 बन गया। तो ये 3 कैसे बना? 1 × 3। ये कैसे बना? 2 × 3। ये कैसे बना? 3 × 3। तो अगर मैं इसको x कह दूं तो सर आप x × 3 तो कर रहे हो, तो आप उस वैल्यू को x से रिप्लेस कर रहे हो। तो यहाँ पे उस वैल्यू को मैंने x से रिप्लेस कर दिया, x से रिप्लेस कर दिया, x से रिप्लेस कर दिया। और ये टेक्निक कह लो या फॉर्मूला कह लो, जो मर्जी आए कह लो, बट यही डेरिवेटिव निकालने का फर्स्ट प्रिंसिपल है। दिस टेक्निक और फॉर्मूला टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। अब एट ए पॉइंट नहीं लिख रहा हूं मैं, अब मैं एट ए पॉइंट नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि ये डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एज ए फंक्शन है, ठीक है ना। इस कॉल द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन बाय फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल। यहां से डेरिवेटिव का कारवा शुरू हुआ। अब sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, वो भी इसी से निकाला गया। cos x का डेरिवेटिव माइनस, अब आपने पढ़ रखा है तो उतना अब आपको हो सकता है पता हो, अभी हम भी करेंगे, है ना। cos x का माइनस sin x होता है, वो भी यहीं से पता चला, सब यहीं से पता चला। ठीक है, यहां तक क्लियर है। सो आज से f'(x) का फॉर्मूला बन गया, ये बोलो लिमिटेबल वैल्यू एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, f(x + h - f(x) डिवाइडेड बाय h। ए वाला याद रहे ना रहे, ये याद रहना चाहिए। मतलब आप a से x मत याद रखना, आप x से a ही याद रखना, ठीक है। ठीक है ना, ओके। अगर आपको कोई कहते कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, प्रूव करो, तो आप इस फॉर्मूले से ही करोगे। हर चीज अब इसी फॉर्मूले से चलेगी, और यही फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल है। आपको कहते sin x का डेरिवेटिव निकालो फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से, तो आप इसी से निकालोगे। समझे क्या? समझ गए? ओके। अब कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है जिनका डेरिवेटिव अपने को सीखना भी है और कुछ एक का डिराइव भी करना है। तो सबसे पहले एक पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले इसी का डेरिवेटिव सिखाया और प्रूव किया जाता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ ऐसा होता है x⁴n, ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इसके आगे कोई डेरिव वो लग जाए और फिर प्लस कुछ हो जाए तो वो भी पॉलिनोमियल ही है, लेकिन हमने इसका सीख लिया तो फिर बाकियों का भी आ जाएगा। अच्छा, ये पावर 1 नहीं है, ये डैश है, जिसको अपन डेरिवेटिव कहते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ द टाइप f(x) = x⁴n इज गिवन बाय द फॉर्मूला f'(x) या x⁴n का डेरिवेटिव इक्वल टू n नीचे आ जाता है और पावर 1 कम हो जाती है। सवाल है कि ये फॉर्मूला आया कैसे?
फर्स्ट डेरिवेटिव सारे उसी से आएंगे, प्रूव करके दिखाओ। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स भी उसी से आया है, सब हर चीज हर जो भी अपन डेरिवेटिव के फॉर्मूले अभी इस साल सीखेंगे, इस साल तो 7 8 10 ही सीखेंगे, अगले साल तो लिस्ट है तगड़ी 30 35। तो वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूला से प्रूव होके आए हैं, लेकिन हमको स्टैंडर्ड प्रूफ्स याद रखने हैं, जैसे पॉलिनॉमियल का याद रखना है और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक का भी याद रखना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का सेक स्क्वायर, वो सब भी अपने को 6 के 6 का याद रखना है, क्योंकि उनके प्रूफ्स इस साल आ सकते हैं, अगले साल तो चांसेस ही नहीं आने के। अगले साल तो उठाओ और डेरिवेटिव निकालो, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी तो प्रूफ में थोड़ा ना फंसा के रखेगा अपने को। ठीक है, वेयर एन इज सम इंटीजर। अब अभी जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एन इंटीजर है, लेकिन फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे एन कैन बी एनी रियल नंबर, ये रियल नंबर के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा यही फॉर्मूला। भाई एन यहाँ पे 2 3 4 के लिए हम प्रूव करेंगे, लेकिन एक्चुअली ये 3.1 है ना, तो भी इसके लिए भी प्रूव हो जाएगा कि 3.1 को नीचे उतार लो और -1 कर दो, 2.1 कर दो। तो बाद में ये रियल नंबर के लिए भी चलेगा, बट अभी के लिए ये इंटीजर है फिलहाल के लिए। ठीक है, क्योंकि पॉलिनॉमियल फंक्शन में एन इंटीजर होता है ना, मेन बात हुआ। ठीक है, इसका प्रूफ देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, फॉर्मूला है ये, फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल है या नहीं है। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे निकालोगे, जहां जहां एक्स है वहां एक्स प्लस एच, एक्स की पावर एन फंक्शन है ना, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स प्लस एच की पावर एन, और एफ एक्स तो एफ एक्स टू द पावर एन है ही, को भी पेश कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, यही आंसर है। अब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको एक्सपेंड करो, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल है ना एक्स प्लस एच, तो इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसा होगा, चेक करो नीचे। सबसे पहले तो इसकी पूरी पावर इसको दे दी, फिर एक एक पावर छीनते गए और अगले को देते गए, ऐसे ही करते हो ना। एक्स में एक पावर ले छीन के एच को दे दी, फिर एक और पावर छीन के एच स्क्वायर हो गया, ऐसे करते 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 लास्ट में सारी पावर एच के पास चली गई, ऐसे ही कुछ था। रिवाइज करवा रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम। और इनके कोएफिशिएंट्स कुछ ऐसे थे, NC0 NC1 NC2 ऐसे ही थे। पहले का NC0, फिर NC1, फिर NC2। तो NC0 तो 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। NC1 n ही होता है, और उसके बाद लिखने की सब में जरूरत पड़ती है, NC2 NCn, और लास्ट में NCn हो जाता है, वो भी 1 हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो x प्लस एच का एक्सपेंशन हो गया, और माइनस एक्स। अच्छा, एफ ऑफ एक्स तो एक्स की पावर एन ही है ना, वो तो कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, इधर कॉपी पेस्ट कर दिया। तो पहली से आखिरी टर्म तो एज इट इज कट गई। ओके, अब आप इमेजिन करो कि बाकी टर्म्स में सब में एच है, तो अब अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लिमिट सॉल्व करके आए हो ना, अगर आप जीरो इधर पुट कर दो, इधर पुट कर दो, सारी टर्म्स में पुट कर दो, 0 + 0 + 0 + 0, और डिवाइडेड बाय नीचे भी 0, तो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। दैट मीन्स यू कैनॉट यूज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, कुछ सोचना पड़ेगा। तो टेक्निक्स क्या थी, एक टेक्निक ये भी थी कि कॉमन निकाल के काट दो, वो उस एलिमेंट को हटा दो जो 0 बन रहा है, तो नीचे एच है, ऊपर से सब में से एच कॉमन ले लो, और सब में एच है, केवल पहली टर्म में और इसमें नहीं था तो वो तो कट गई, अब सब में एच है। तो आपने पहली टर्म से कॉमन लिया, एच निकला, इसमें से एच स्क्वायर में से एच निकला। तो जब आप सब में से एच लोगे, सबसे कम एच इसी के पास है, या एक ही ऐसे कहूँ, इसके पास एक ही एच है, बाकियों के पास उससे ज्यादा है। तो जब आप एच कॉमन लोगे तो केवल ये टर्म होगी जो एच रहित तो हो जाएगी, बाकी में अभी भी एच रहेगा, एच सहित टर्म्स बाकी रहेंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा बन जाएगा कि मैंने एच कॉमन ले लिया बाकी टर्म्स में से, तो एच कॉमन लेते ही पहली टर्म में से तो एक ही एच था, वो तो फ्री ऑफ एच हो गया, ये फ्री हो गई, इसके पास कोई एच नहीं है। बाकियों में जैसे इसमें एक एच बचेगा, दो थे तो दो से एक बचेगा, तीन थे तो दो बचेगा, ऐसे करते करते आखिरी में एन से n-1 एच बचेंगे। अब आप एच से एच काट दो और अब करो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, तो इसमें करोगे, इसमें तो है ही नहीं ना एच, बाकी सब जीरो बचेगा केवल ये, n × x⁻n - 1 इज द फाइनल आंसर, पुटिंग h इक्वल टू 0। सो बाकी सब तो h की वैल्यू 0 पुटअप करते ही 0 0 आखिरी तक 0 हो जाएंगे, जितने भी बीच में टर्म्स आ रही हैं, और केवल इसमें कोई h नहीं है, तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि x की पावर n का डेरिवेटिव n × x⁻n - 1 होता है। ये नहीं सीखा तो कैलकुलस ही चालू नहीं हो सकती, क्योंकि पॉलिनॉमियल फंक्शन ही तो सबसे पहला और सबसे बेसिक फंक्शन होता है, जिससे हम बच ही नहीं सकते, हर जगह आएगा। जैसे मैंने कहा x³ का करो, 3 को नीचे उतारो, एक्स स्क्वायर, मैंने कहा x⁻17 का करो, 17 को नीचे उतार दो, x⁻16। तो आगे से तो डायरेक्ट करेंगे, लेकिन ये प्रूफ है इसका, जो आपको याद रखना है। तो मैंने क्या कहा, किस किस का प्रूफ याद रखना है, एक पॉलिनोमियल का याद रखना है और एक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक का याद रखना है, और किसी का याद नहीं रखना है। उससे पहले कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स, जैसे कि पहला तो सीख ही लिया। हाँ सर, ये शोले ले गए थे तो लेके आना सौम्या। एंड में देखेंगे बाद में। अच्छा लो, ये चाबी भी दे आओ, चाबी भी दे आओ सर, ये भी डाल दो। हाँ, इसको खोल दो, फिर फ्री लगा दूंगा। तो अभी कितने दिए, 2? ठीक।
ये तो बाद में ले आऊंगा। चलो ये तो हमने प्रूफ कर लिया। प्रूफ कर लिया तो याद भी तो करना है। ठीक है, अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक याद करने हैं अभी। देखो हमको एक पॉलिनोमियल याद करना है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक याद करने हैं, और एक एक्सपोनेंशियल याद करना है, और एक लोगरिथमिक याद करना है। बस याद करना है ना। प्रूफ किस किस के करने हैं? पॉलिनोमियल का कर दिया, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के आपको आने चाहिए, पर हम करेंगे 2 या 3, 1 या 2, 2 या 3, जितना भी पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल का मैंने कर दिया। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के पहले याद तो करो। तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है बेटा डेरिवेटिव, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। सबसे सरल तो यही है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, इधर फंक्शन लिखा है, इधर उसका डेरिवेटिव लिखा है। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एज ए फंक्शन की बात हो रही है, हमेशा उसी की बात होगी। एट ए पॉइंट की बात होगी तो पहले फंक्शन एज ए फंक्शन निकलेगा, फिर उसमें सब्सटीट्यूशन होगा उस पॉइंट का। ठीक है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर आ जाओ क्या बचा, साइन कॉस टेन कॉट, कोसेक और सेक, कोसेक का कोसेक, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको नेगेटिव साइन याद करवाता हूँ। तो जिन जिन फंक्शंस में सी है उनके डेरिवेटिव्स नेगेटिव हैं। तुक्का है याद करने का, कोई रूल तो है नहीं, है ना। आप फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से करोगे तो नेगेटिव निकल के आ जाएगा। अब अपने को तो फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से थोड़ा ना हर एक का करने बैठेंगे हर बार, याद रखना है ना। तो सी वाले फंक्शंस का डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, और नॉन सी फंक्शन कौन कौन से बचे, साइन टेन सेक, उनका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आता है। साइन का ऊपर कॉस था, है ना। आई एम ट्राइंग टू मेक यू बाय हार्ट। ठीक है, और देखो क्या इसमें हम याद रखें। देखो टेन और कॉट का और सेक का और कॉसेक का, चारों का डेरिवेटिव डबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट है। सेक स्क्वायर एक्स मतलब सेक एक्स इंटू सेक एक्स, कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक, यानी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट है। साइन और कॉस का सिंगल है, मतलब इनकी पावर 1 है, इनकी पावर सब में 2 है चारों में। ठीक है, अब कॉस किसकी क्या है, तो आप याद रखो कि टेन और कॉट में तो सेम सेम है, और क्योंकि कॉट जो नेगेटिव है तो उसमें माइनस भी है। इनमें अलग अलग लोग हैं, इनमें क्या है, अलग अलग लोग हैं। तो टेन का सेक था ना, तो सेक का टेन तो है लेकिन एक बार खुद ही है। टेन का सेक स्क्वायर एक्स था, तो सेक का देखो साइन का कोस था तो कोस का कहीं ना कहीं वापस साइन बना। तो टेन का सेक है तो सेक का कहीं ना कहीं वापस टेन बनेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि टेन और कॉट में तो स्क्वायर है, और सेक और कोसेक में अलग अलग फंक्शन, तो सेक का वापस तो टेन बना एक बार ही, और एक बार खुद ही रह गया, सेक एक्स ही रह गया। सिमिलरली कोसेक एक्स का क्या हुआ, एक बार तो कॉट एक्स और एक बार खुद ही कोसेक एक्स, और क्योंकि ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, कुछ भी करो याद करो, आई डोंट, ये याद नहीं हुआ है तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। यानी ये टेबल के डेरिवेटिव्स हैं, ये तो बेसिक हैं, याद करने ही करने, इस साल याद करके छोड़ के जाने, ताकि अगले साल हम इसी के उठाएं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा लिस्ट बड़ी है अगले साल, तो यही नहीं होंगे तो फिर अगले साल की बात ही हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है क्या सारी बातें? ओके, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक कवर हुए, एक पॉलिनोमियल कवर हुआ, उसके बाद एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक देखो। तो अभी केवल रट लो, ई टू द पावर एक्स और ए टू द पावर एक्स, इनको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। क्या बोलते हैं इनको? मतलब ये होता है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस का उल्टा। क्या कहा मैंने? पॉलिनोमियल फंक्शन था पहला ही पहला, क्या था पॉलिनोमियल फंक्शन बताओ? हाँ सही है, एक्स की पावर एन। तो नीचे वेरिएबल, ऊपर ऊपर कांस्टेंट, इसमें नीचे कांस्टेंट आता है, ऊपर वेरिएबल आता है। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर एक्स, फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर एक्स, फॉर एग्जाम्पल 10.7 की पावर एक्स, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग नंबर की पावर एक्स। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पॉलिनोमियल का उल्टा हो गया, नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट था, इसमें नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल था। ठीक है, तो जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ये होता है जिसमें ए कोई भी रियल नंबर होता है। लेकिन फिर ये क्या है, ये स्पेशल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जहां पे वो रियल नंबर ई होता है, और ई की वैल्यू लगभग 2.78 के आसपास होती है। जैसे जैसे ज्योमेट्री के अंदर पाई की इंपॉर्टेंस है 3.14 समथिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वैसे कैलकुलस के अंदर एक नंबर होता है ई फॉर यूलर्स नंबर। ई फॉर यूलर्स नंबर, इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में वैरी करती है, और एक सीरीज से निकल के आती है, 2.78 होती है। तो उस नंबर की पावर एक्स जब हो जाए तो है तो ये एक्सपोनेंशियल, लेकिन उस एक्सपोनेंशियल में भी एक स्पेशल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये सारी डिटेल नेक्स्ट ईयर तो पूरी डिटेल में आएगी, अभी शॉर्ट में याद रखो। तो ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स होते हैं, इसका तो सेम, और इसका इसके आगे क्या लग जाता है, लॉग है। एक्चुअली इसके आगे भी लग रहा है। अब सपोज करो इधर लॉग ए लग रहा है तो इधर लॉग ई लगेगा। अब लॉग ई की वैल्यू ही 1 होती है, अगले साल सीखोगे, तो इसलिए ये इतना सा ही रह जाता है।
लग दोनों के आगे रहा है, ऐसे मत करना इसके आगे क्यों नहीं लगा, लगा उधर भी लॉग ई लगा, लेकिन लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए वो लगना ना लगना एक ही बात हो गई। अब लॉग एक्स की वैल्यू, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमेशा 1/x होता है। अब 1/x सपोज करो आप पॉलिनॉमियल फंक्शन मान लेते, तो आपके साथ सोचो क्या होता, आप क्या मान लेते 1/x को पॉलिनॉमियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव करने के लिए आप क्या मान लेते x⁻⁻1 और उसका डेरिवेटिव करने निकल जाते, तो -1 को नीचे उतारते, x की पावर क्या लगाते, उल्टा बोल दिया मैंने, एक्चुअली इसका यहाँ से इंटीग्रल करने जाओगे ना तो डिफाइन नहीं होगा, अब इंटीग्रल आपने भी सीखा ही नहीं है, चलो आप मत जाओ उतनी सारा कॉम्प्लिकेशंस में। अभी इसका 1/x का डेरिवेटिव तो डिफाइंड है एक्चुअली, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, अभी कर रहे हैं ना, जैसे -1 -1 -2 इंटू x⁻⁻2 एंड इट इज एक्चुअली इक्वल टू दिस। तो 1/x का डेरिवेटिव डिफाइंड है, 1/x का इंटीग्रल डिफाइंड नहीं है पॉलिनॉमियल फंक्शन के रूल से, ठीक है ना। तो अभी 1/x का डेरिवेटिव की बात नहीं हो रही है, 1/x किसका डेरिवेटिव है उसकी बात हो रही है, 1/x किसका डेरिवेटिव है, log x का ये डेरिवेटिव है। अब log x क्या होता है, एक फंक्शन होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल का उल्टा होता है, ये क्या होता है एक्सपोनेंशियल का उल्टा होता है। तो सारी डिटेल अपन नेक्स्ट ईयर सीखेंगे, उसकी डोमेन होती है पॉजिटिव रियल नंबर्स, यहाँ पे x हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही होना चाहिए, ये 0 का नहीं निकल सकता और ये नेगेटिव नंबर्स का नहीं निकल सकता, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का ही निकलता है। ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में ना जाए, आपके बुक में तो शायद ये 3 फंक्शन बताए ही ना हो, बताएं क्या, बताए हैं क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इतनी डिटेल में बताए हैं या इससे ज्यादा, अगर इससे ज्यादा डिटेल में बताएं तो फिर मैं भी बताऊं, या जितना अभी हमने बताया वो स्कूल से ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी, चेक करो। बुक में तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस की ज्यादा डिटेल नहीं है, बस डेरिवेटिव क्या होता है ये सिखाया, दैट्स इट। ये इसको तो छोड़ो, आगे चलो, किस किस फंक्शन का डेरिवेटिव का प्रूफ है ये चेक करो, ये 1/x का, मैंने डेरिवेटिव अच्छा इससे भी है, 1/x का भी है ना, तो 1/x का तो -1/x² आ रहा है क्या आंसर, देखो पीछे, और अभी पॉलिनॉमियल वाले रूल से क्या तो भी आ रहा है। पॉलिनॉमियल जब ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिक का तो करेंगे ही हम, 6 के 6 का आना चाहिए बस ना। तो e⁻s ये तो आपके इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए, नहीं हुए ना, पॉलिनॉमियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक दो ही फंक्शंस है, वही मैं कहूँ कि ये हो ही नहीं सकते। चलो अब छोड़ो उसको, इधर देखो, ठीक है इधर देखो। तो आपकी बुक का पार्ट तो यहाँ पे खत्म हो जाता है इस साल का, 7th वाले स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स पे, है ना, बट आप इस साल ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद कर लो बस, है ना। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x a⁻x का वही सेम, बस इसके आगे log a लग जाएगा, और log x का 1/x डेरिवेटिव होता है। ऐसे मत सोचना कि 1/x² बताया था सर ने, तो अरे 1/x का -1/x² है, उल्टा थोड़ी ना होगा, समझ गया ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये इसका डेरिवेटिव है तो ये इसका डेरिवेटिव ऐसा नहीं होगा, ये इसका इंटीग्रल होगा, वो नेक्स्ट ईयर आएगा, है ना। तो log x का डेरिवेटिव 1/x है, और 1/x का -1/x² है, -1/x² का -2/x³ है, -2/x³ का -3/x⁴ है, ऐसे चलती जाएगी सीधी आगे, ठीक है ना। टिप्स पे होना पड़ेगा ये तो नेक्स्ट ईयर, जैसे अभी मैं जिस फ्लो में बोल रहा हूँ ऐसे फ्लो में आपको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। कुल मिला के 10 स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स याद रखेंगे, हो गए क्या करीब करीब, बोलो कोसेक एक्स का बाई एंड कॉट एक्स का, माइनस का स्क्वायर ठीक है वेरी गुड। आ जाओ, लास्ट टॉपिक है हमारा अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। जैसे हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट सीखा था, वैसे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स भी तो आएगा, क्योंकि सर आपने मुझे x³ का डेरिवेटिव करना सिखा दिया, लेकिन क्या x³ का डेरिवेटिव थोड़ा ना आता है, 3x³ का भी आता है, +5x² का भी आता है, ऐसा भी तो, इसका भी तो डेरिवेटिव पूछेगा नहीं, ये भी तो एक फंक्शन है, तो अलजेब्रा लगाना पड़ेगा, ठीक है लगाएं। चलो, तो अब दो फंक्शन है, ऑब्वियस बात है, दो के साथ सीखेंगे तो 3 4 के उसी फॉर्म में वो कंटिन्यू होगा। अगर f और g दो फंक्शंस हैं सच दैट fx बराबर u आता है, मतलब fx की जो रेंज है उसको u से डिफाइन कर दिया, और g की जो रेंज है उसको v से डिफाइन कर दिया, u और v से इसलिए डिफाइन किया क्योंकि बार बार fx लिखेंगे कंफ्यूजन सा होगा, तो अब uv से इसको याद रखेंगे। ओके इधर आओ, तो d/dx मैंने क्या कहा था, सबसे स्टैंडर्ड नोटेशन रहता है डेरिवेटिव का, fx प्लस या माइनस gx करना हो, या फिर इसका मतलब ये हो गया कि u प्लस या माइनस v का डेरिवेटिव करना हो, है ना। इस नोटेशन और इस नोटेशन में डिफरेंस समझ में आया। अब आंसर बता रहा हूं, इसका आंसर है u का अलग कर लो, v का अलग कर लो, प्लस है तो प्लस लगा लो, माइनस है तो माइनस लगा लो, मस्त रहो।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लिमिट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और डेरिवेटिव्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया 3x² + 5x का डेरिवेटिव चाहिए, इसका अलग करो, 2 नीचे आएगा, 3 से मिलेगा 6x, 5x का भी अब हम आगे सिखाएंगे 5 ही आएगा, तो ये इसका डेरिवेटिव। अलग अलग डेरिवेटिव करके जोड़ दो और घटा रहा है तो घटा दो, वेरी इजी। ठीक है, तो इसको वापस u और v को लिख दिया, तो u डैश को लिख सकता हूँ f', v डैश को लिख सकता हूँ v डैश। तो आप ऐसे याद रख सकते हो fx प्लस और माइनस gx का डेरिवेटिव f' प्लस और माइनस g डैश x होता है। बट प्रोडक्ट में और क्वोशंट में ऐसा नहीं होता है, तो उसको विदाउट प्रूफ याद रखना है। उसका प्रूफ भी विद फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल है, जिसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है ना 11th में ना 12th में, तो उसको एज ए रूल आपको याद रखना है एंड वी विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल, जो कहीं बुक में ही नहीं है। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट देखो, अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है, यानी u डॉट v, डॉट का मतलब हम प्रोडक्ट ही समझते हैं, का डैश करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले u का करना पड़ेगा और v को एज इट इज प्रोडक्ट करना पड़ेगा, फिर v का करना पड़ेगा और u को एज इट इज प्रोडक्ट करना पड़ेगा, दोनों का सम करना पड़ेगा। सो उसको इसी फ्लो में याद रखो, u डॉट v का होल डैश इक्वल टू u डैश v प्लस u डैश v प्लस uv डैश, u डैश v प्लस uv डैश, u डैश v एज इट इज u v डैश और दोनों का सम। हालांकि देखो मैं इसको इधर लिख दूंगा, इसको इधर लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, v पहले लिख दूंगा, u डैश बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करना दोनों का है। एक बार जब उसका कर रहा हूं तो उसको एज इट इज, उसको कर रहा हूं तो उसको एज इट इज, फिर जोड़ना है। बट अच्छा तो यही रहेगा कि हम फ्लो में याद रखें, u डैश v प्लस u v डैश, बोलो याद हुआ। अब मैं इसको एफ एक्स जी एक्स में कहता तो एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी, तो दिक्कत आती ना, इसलिए ये अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स यू और वी में याद कराए जाते हैं, इसलिए उनको शुरुआत में यू और वी ले लिया। ओके, सो यू डैश वी प्लस यू वी डैश हुआ याद, इस फॉर्म में याद करो तो यू डैश यानी एफ डैश एक्स, वी एज इट इज जी एक्स, यू एज इट इज एफ एक्स और वी डैश यानी जी डैश एक्स। और इस रूल को लेबनीज या फिर प्रोडक्ट रूल के नाम से जाना जाता है। आगे से मैं आपको कहूंगा बेटा लेबनीज लगाओ, कैसे लगाना है आपको पता होना चाहिए। लेबनीज क्या है, लेबनीज मतलब वो मैथमेटिशियन है जिसने डेवलप किया, और प्रोडक्ट क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के डेरिवेटिव्स का रूल है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वोशंट रूल, तो क्वोशंट रूल में अब दो फंक्शंस का क्वोशंट हो रहा है, तो लेबनीज रूल से मिलता जुलता है, डिफरेंस ये है कि प्लस की जगह एक तो माइनस आ जाएगा और नीचे सेकेंड फंक्शन डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर होगा। इसमें कोई न्यूमरेटर कोई डिनोमिनेटर होगा नहीं है। आपको पता है कि ये तो कम्यूटेटिव है लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं है, तो उधर तो आप इसको इधर रख दो, तो इसका आंसर भी ऐसा बन रहा है कि ये कम्यूटेटिव बन सकता है। इसका आंसर ऐसा बनेगा जो कम्यूटेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि ये खुद ही कम्यूटेटिव नहीं है। u बाय v अलग चीज होती है, v बाय u अलग चीज होती है। तो हम क्या करेंगे, u डैश v u v डैश u v डैश, प्लस की जगह माइनस और नीचे किसी का डेरिवेटिव नहीं करना, बस इसका स्क्वायर करना। ये दोनों प्रूफ्स भी आप चाहो बैठ के कभी फ्री हो तो आप उस फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल से डिराइव कर सकते हो, और यूट्यूब पे भरे पड़े हैं इसके रूल्स। बाकी नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन 11th एज वेल एज इन 12th। ठीक है, हाँ एक और बात, जब जब क्वेश्चन रूल की बात होगी तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये तो मेंशन करना जरूरी है ही सही, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। ओके, अब सुनो, अगर मैं इसको यूवी में याद नहीं करूं तो ये फॉर्मूला से फॉर्मूला में याद करना मुश्किल होता है ना। तो जैसे मैंने कहा आपको यू डैश वी प्लस यूवी डैश याद करो, तो वो का वही कॉपी हो जाएगा, यू डैश वी माइनस यूवी डैश। उधर क्या करते थे, अगर किसने कहा कि सर आप ये यूवी यूवी हटाओ, मैं तो ऐसे याद रख लूंगा, पहले इसका करो कि एक बार में एक का करना है, दूसरे को प्रोडक्ट करना है, दूसरे का करना है, पहले का प्रोडक्ट करना है। अगर आप ऐसे याद रखोगे, ऐसे याद रखोगे तो इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको इधर याद रख लो, इसको इधर फर्क पड़ जाएगा ना। अगर आप इसको इधर याद रख लो तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इधर कैसे याद रखें, न्यूमरेटर का कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो टर्म पॉजिटिव, डिनोमिनेटर का कर रहे हैं और न्यूमरेटर एज इट इज लिख रहे हैं, वो टर्म नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, आपने इधर माइनस इधर प्लस लगा लिया तो हो जाएगा कबाड़। ओके, और सिंपल सा लॉजिक, यू इसको तो एक्रोनिम की तरह याद रखो, जैसे मंत्र याद रखते हैं ना अपन, यू डैश वी प्लस यू वी डैश, या फिर यू डैश वी माइनस यू वी डैश और डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। ठीक है, वी यू डैश, ठीक है, कोई भी एक्रोनिम याद रखो, कोई भी। हम्म हम्म भले आप उससे याद कर लो, अगर आपको स्कूल में याद करवा दिया है एक एक्रोनिम, आपने पहले फिट कर दिया है माइंड में, तो अब आपको चेंजेस करने में दिक्कत आ रही है, भले वैसे याद रख लो, बट एक ही बस कुल मिला के एक एक्रोनिम से याद रखना है ना। क्वेश्चन रूल में ऐसे याद रखना है कि जब आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करोगे वो टर्म पॉजिटिव रहेगी, जब आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करोगे वो टर्म नेगेटिव रहेगी, और उधर तो वैसे भी दोनों पॉजिटिव है।
उधर तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है भी नहीं, वैसे भी वो तो वैसे भी कॉम्यूटेटिव है ना। तो जब आप न्यूमरेटर का कर रहे हो, देखो यू डैश कर रहे हो तो इस टर्म के आगे साइन पॉजिटिव है, जब आप वी डैश कर रहे हो तो इस टर्म के आगे साइन है, इतना याद रख लेना बस। फिर आप यू वी डैश करो, यू डैश वी करो, या वी यू डैश करो, आपकी मर्जी। ओके ओके, ठीक है, आ गया। हाँ जी, और इस रूल को ऑब्वियसली क्वेश्चन रूल भी कहते हैं। इस रूल को क्या कहते हैं हम? क्वेश्चन रूल भी कहते हैं। ठीक है, इसको फिर यू डैश को एफ डैश एक्स लिख दो, और वी डैश को जी डैश एक्स लिख दो, वी स्क्वायर को जी एक्स। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट तो यहाँ पे होता है खत्म, यानी डेरिवेटिव इंट्रोडक्शन हो चुका है पूरा। अब जो नीचे का पार्ट है वो एज ए क्वेश्चन भी आ सकते हैं, एग्जाम्पल्स में भी है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फर्स्ट डेरिवेटिव से प्रिंसिपल, तो ये अपन सेकंड इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी कल में कवर करेंगे। क्योंकि ऐसे मान लो आज तो है इंट्रोडक्शन, और कल है इस इंट्रोडक्शन पे बेस्ड सब एग्जाम्पल्स, जिसको भी हमको करना जरूरी है, जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करना जरूरी है तो कुछ है कम। लेकिन कल का इतना लंबा इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं होगा, इंट्रोडक्शन पार्ट 2, क्योंकि बस एग्जाम्पल्स ही देखने हैं अपने को। तो हो अगर थोड़ा टाइम बचेगा तो वी विल ऑल्सो स्टार्ट द एक्सरसाइज, नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इतना करो, इतना रिवाइज करो, ज्यादा करेंगे तो फिर भेजो नहीं जाएगा। नोट्स वगैरह कंप्लीट करो यहाँ तक के। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।